स्टार्टिंग से थोड़ा रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले याद करना और मेरे साथ बोलना ना, गैस, लिक्विड और सॉलिड, ये तीनों स्टेट की प्रॉपर्टीज हम लोग को डिस्कस करनी है, कंपेयर करनी है ना। तो गैस के लिए अगर हम शेप बोले, वॉल्यूम बोले, है ना, गैस का शेप बोले, वॉल्यूम बोले, अगर काइनेटिक एनर्जी गैस की बोले, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बोल दे, है ना, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बोल दें, और इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बोल दें, ठीक है। तो बोलो फटाफट बताओ, शेप गैस का इनडेफिनिट, देख के नहीं याद करके बोलना है। शेप कैसा होगा, ठीक है, इनडेफिनिट। लिक्विड का शेप कैसा होता है, लिक्विड का तो कोई शेप होता नहीं है, जिस बर्तन में रख देते हैं वो शेप हो जाता है, ये भी क्या हो गया, इनडेफिनिट। लेकिन सॉलिड का शेप क्या होता है, डेफिनिट होता है ना। वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम वही होता है जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम क्या होगा, इनडेफिनिट। लिक्विड का क्या वॉल्यूम होगा, हाँ, लिक्विड अगर 5 लीटर पानी है तो 5 लीटर ही रहेगा चाहे जिस बर्तन में रखो, है ना, तो ये हो जाएगा डेफिनिट, और इसका तो डेफिनिट होता ही है। काइनेटिक एनर्जी, गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा मूव करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इसका मैक्सिमम, और सॉलिड के मॉलिक्यूल का मिनिमम, और इसका मॉडरेट, है ना। दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस सॉलिड में पास ज़्यादा होती है और गैस में दूर होता है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम, है ना, अट्रैक्शन मिनिमम, है ना, और यहाँ पर ये मिनिमम और ये और बीच वाला मॉडरेट हो गया। ये हो गई सॉलिड की प्रॉपर्टीज, है ना, सॉलिड गैस लिक्विड की प्रॉपर्टीज को आपस में कंपेयर किया है। अब हम लोग बात करते हैं गैसियस स्टेट ना, आज इसको गैसियस स्टेट में, गैस के स्टेट में आपको लॉज पढ़ने हैं, और लॉज ऑफ गैसेस में आपको 4 लॉ पढ़ने हैं। सबसे पहला लॉ है बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर हो और गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिक्स हो, तो ये कहता है एट कांस्टेंट टी एंड एन, टी मतलब टेम्परेचर और एन मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेज, मतलब जिस बर्तन में गैस को रखा गया है वो गैस लीक नहीं हो रही है उसमें, तो ऐसे केस में बॉयल्स लॉ कहता है कि टी और एन अगर कांस्टेंट हो तो प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम घट जाएगा, यानी प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा, और इसको हम क्या कह सकते हैं, पी वी इज इक्वल्स टू के, यहाँ P1 V1 बराबर, यानी P और V का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो उतना वॉल्यूम कम हो जाएगा ताकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम ही रहे, है ना, तो हर केस में P और V का मल्टीप्लिकेशन बराबर रहेगा, है ना। और अगर इसका हम लॉग ले लें, ये क्या बन जाएगा, लॉग PV बराबर लॉग के, और लॉग PV को क्या लिख सकते हो, लॉग P प्लस लॉग V लॉग के, और लॉग P बराबर लिख सकते हो लॉग के माइनस लॉग, अगर हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ लिखें तो y इक्वल टू सी माइनस एफ एक्स का ग्राफ ही हुआ, y इक्वल टू सी माइनस एफ एक्स का ग्राफ हुआ है। अब अगर यहाँ से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, है ना, यहाँ P लिया और यहाँ V लिया, तो हम लोग को पता है P बढ़ेगा तो V घटेगा, इसको क्या कहते हैं, हाइपरबोलिक कर्व। ये ग्राफ हाइपरबोलिक हो गया, और यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट, इसलिए क्या कहोगे, आइसोथर्म, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या कहोगे। और अगर मान लो अलग अलग टेम्परेचर पे ऐसे आइसोथर्म लिए गए हों, अलग अलग टेम्परेचर पे, मान लो टेम्परेचर T1 है, T2 है और T3 है, और आपको ऑर्डर बताना हो T1 T2 T3 में, तो आप क्या करोगे, कांस्टेंट प्रेशर पे लाइन खींच दोगे, ऐसे लाइन खींच दिए। अब आप ये देख रहे हो कि वॉल्यूम क्या है, कम, यहाँ वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा, ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ वॉल्यूम क्या है, और ज़्यादा, तो वॉल्यूम ज़्यादा कब होगा, जब टेम्परेचर हाई होगा। ज़्यादा टेम्परेचर पर वॉल्यूम एक्सपैंड होता है, इसका मतलब ज़्यादा वॉल्यूम वाला ही ज़्यादा टेम्परेचर है, ज़्यादा वॉल्यूम वाला ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब T3 इज मोर देन
T2 इज मोर देन T1, T3 इज मोर देन T2 इज मोर देन T1। ठीक है, अगर ग्राफ हम लोग P और 1/b में ड्रॉ करें, अगर P और 1/b में ड्रॉ करोगे तब तो P और 1/b में करोगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू mx का ग्राफ, है ना, क्योंकि P इज इक्वल टू k/v। ये किसकी जगह हो जाएगा, x की जगह, और ये y की जगह, और ये हो जाएगा m की जगह। तो ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना, y इक्वल टू mx पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। लेकिन मैंने आपको बताया है कि अगर आप 1/v 0 करते हो, इसका मतलब v इन्फिनिटी हो जाएगा, और वॉल्यूम कभी भी इन्फिनिटी नहीं होता है। इसलिए हम लोग ग्राफ को यहाँ से पास नहीं करेंगे, बस ये एक्स्ट्रा प्लॉट करके दिखाएंगे कि अगर पास करेंगे तो यहाँ पहुँचेगा, है ना। तो ये हो गया P और 1/b का ग्राफ C। अगर हम P का ग्राफ लेते हैं P के साथ, तो P भी हमेशा कांस्टेंट होता है, तो PB का ग्राफ क्या आएगा, कांस्टेंट, क्यों भाई। और अगर हम लोग ग्राफ log P और log V का लें, अगर ग्राफ हम लोग log P और log V का लें, तो हम लोग को पता है कि log P को y एक्सिस पे रख रहे हैं, है ना, और log V को x एक्सिस पे रख रहे हैं। ये नेगेटिव में स्लोप आएगा, और नेगेटिव में स्लोप आएगा तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। और ये C है, इंटरसेप्ट है, ये क्या है, इंटरसेप्ट है, और इस इंटरसेप्ट को क्या बोलेंगे आप, log k बोलेंगे। C को क्या बोलेंगे, log k बोलेंगे। C की जगह पे क्या है, log k। ये डिफरेंट ग्राफ है जो क्वेश्चन में दिया रहता है कि भाई इन ग्राफ को सॉल्व कर, मतलब कौन सा ग्राफ सही है ना। तो ये 4-5 तरह के ग्राफ इस तरह से बना सकते हैं। अब हम लोग को बेसिकली समझना है नोट फर्स्ट कॉन्सेप्ट अबाउट प्रेशर। ठीक है, देखो 1 atm इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को बेटा पास्कल भी कहते हैं। तो इसको तुम कह सकते हो 1.01। अब सुनो, अगर इसमें से 100 को हम इससे मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, ये 101 और 10⁻³ पास्कल, या 10⁻³ को किलो कहते हो, तो 101 किलो पास्कल। यूनिट का बहुत ध्यान रखना है ना। ये हो गया आपका 101 किलो पास्कल। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेशर के और क्या क्या यूनिट है। प्रेशर का यूनिट है बार, 1.02 बार, 1.01 कुछ होता है अप्रॉक्सीमेटली, 1.02 बार, यानी लगभग एटीएम और बार लगभग बराबर है। एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, बट लगभग बराबर ही है। ये हो गया 1.02 बार। और प्रेशर का यूनिट क्या होता है, 760 mm ऑफ Hg। 760 mm ऑफ Hg कहाँ से अभी आपको हम बताते हैं। इसको mm ऑफ Hg को टॉर भी बोला जाता है। तो कहीं पे टॉर लिखा हो तो समझ लेना कि वो, है ना, mm ऑफ Hg को ही लिखा गया है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है आपको हम समझाते हैं। इसके लिए पहले 1 atm को डिफाइन करें, और डिफाइन करके उसको मर्क्यूरी से कंपेयर करें। ठीक है, तो 1 atm का डेफिनेशन क्या है। 1 atm इज डिफाइंड एज, इसका डेफिनेशन क्या है, देखिए 1 atm कैसे डिफाइन होगा। देखिए सी लेवल पे आप आइए, सी लेवल पे सबसे नीचे, है ना, आप सी लेवल पे आ जाइए। ठीक है, और यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक सिलेंडर एज्यूम करिए। 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक सिलेंडर एज्यूम कर लीजिए। आपने एज्यूम कर लिया है। अब उस सिलेंडर में जितनी एयर भरी होगी, कहाँ तक, इनफाइनाइट एटमॉस्फेयर तक। कहाँ तक, इनफाइनाइट एटमॉस्फेयर, जितनी एयर भरी होगी उन सभी एयर का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। प्रेशर क्या होता है भाई, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स क्या है, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स, और एरिया क्या है, 1 मीटर स्क्वायर। तो अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो जो mg होगा वही तो प्रेशर होगा ना। तो 1 atm इज डिफाइंड एज, लिखिए 1 atm इज डिफाइंड एज 1 atm is defined as gravitational force acted on air, gravitational force
acted on air kept in cylinder of area 1 meter square at the sea level. At the sea level. बोलो भाई, इसमें एटमॉस्फेयर की पूरी अनंत तक जाइए, जितनी एयर भरी है उन सभी एयर के ऊपर जो लगने वाला mg है, इसी को 1 atm कहते हैं. तो 1 atm इज डिफाइंड एज, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टेड ऑन एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर ऑफ 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया. पूरा समझ में आ रहा है? यहां से 1 atm की बात हो गई. ठीक है, अब बताओ, यहां जो एयर भरी यहां से लेके पूरे एटमॉस्फेयर तक, उन सबके ऊपर जो mg लग रहा है ना, हो सकता है उतना ही mg, उतना मास, जितना ये mg लग रहा है उतना ही मास यहाँ पानी भरने से भी आ जाए, यहाँ पे मर्क्यूरी भरने से आ जाए, हो सकता है कि दारू भरने से आ जाए, कुछ भी भरने से आ जाए. एयर को भरना पड़ा मुझे अनंत तक, हो सकता है पानी कम भरना पड़े, हो सकता है मर्क्यूरी कम भरना पड़े. हम लोग को ये देखना है कि मर्क्यूरी कितना भरेंगे तो वो प्रेशर आएगा 1 atm के बराबर. बोलो समझ में आ रहा है? मर्क्यूरी कितना भरेंगे तो प्रेशर आएगा 1 atm के बराबर. पानी कितना भरेंगे तो प्रेशर आएगा 1 atm के बराबर. बोलो समझ में आता है? तो इस प्रेशर को क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया. और फोर्स क्या है, बोलो, फोर्स क्या है, mg. और एरिया क्या है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है, हाँ, एरिया होता है, देखो, वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू लेंथ. एरिया क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन लेंथ. वॉल्यूम अपॉन, तो लेंथ चला गया ऊपर, लेंथ का मतलब क्या है, हाइट. लेंथ का मतलब क्या है, हाइट. और ये जो वॉल्यूम है ये क्या होता है, वॉल्यूम होता है, हम लोगों को पता है, रो. डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन रो. तो अगर मैं यहाँ mgh लिखने के बाद नीचे वॉल्यूम की जगह m अपॉन रो लिख दूं तो काम हो जाएगा कि नहीं. m अपॉन रो मतलब रो ऊपर गया और ये m कट गया, तो फाइनली क्या मिला हम लोग को, रो जी एच, है ना. प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच. ये फॉर्मूला हम लोग पहले भी डिराइव कर चुके हैं, लेकिन उस फॉर्मूले को आज यूज कर रहे हैं. क्या यूज कर रहे हैं, अगर इस रो की जगह पर ये जो डेंसिटी है, अगर हम मर्क्यूरी की ले लें, अगर यहाँ मर्क्यूरी की डेंसिटी ले लें, तो हम देखें मर्क्यूरी को किस हाइट तक भरना पड़ेगा कि वो प्रेशर 1 के बराबर आएगा. बोलो समझ में आ रहा है? तो कैसे करते हैं, करिए, देखिए इस बात को समझिए. फॉर मर्क्यूरी, अगर बात मर्क्यूरी के लिए करते हो, है ना, तो मर्क्यूरी में जो प्रेशर है, जो डेंसिटी है, ये होती है बेटा 13.6 इंटू 3 kg पर मीटर क्यूब. मीटर क्यूब में होती है ना, kg पर मीटर क्यूब. ठीक है, और लीटर में तो ग्राम पर लीटर हो जाता है ना. चलिए, अब मर्क्यूरी को हम लोग यहाँ पे रखते हैं और ये प्रेशर 1 atm के बराबर करते हैं. अच्छा, 1 atm को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करते हैं, ये वैल्यू होती है 10⁵, है ना. अभी आपने पढ़ा 1 atm बराबर 10⁵, क्योंकि 1.01 तो 1 ही है ना एक तरह से, तो 10⁵ लिख दिया हमने. ठीक है, ये बेटा रो जी एच, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच में रो रख दिया हम लोगों ने, ये जी की वैल्यू 10 रख दिया और एच रख दिया. ये 10⁴ हो गया और 10⁵ में से 4 कट गया, एक 10 बच गया. 10 अपॉन 13.6 करोगे, एच की वैल्यू होगी, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 10 से नीचे मल्टीप्लाई करो. ये 13.6 है, इसको 100 को 13 से डिवाइड करोगे 7 आएगा. बोलो बोलो, ये आएगा 76. बोलो बोलो, अब 76 का 7.6, 13 7 जा 91 होता है, तो 7.6 और अपॉन 10 कर दोगे तो 0.76. तो एच की वैल्यू क्या हो गई, 0.76 मीटर, क्योंकि ये देखो मीटर में लिया था हम लोगों ने. आ रहा है समझ में? और अगर इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 76 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में 1000 mm होता है,
अगर इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो 760 mm ऑफ Hg। बोलो समझ में आ गया? 760 mm बोलने में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 1 मीटर जानते हो ना इतना बड़ा होता है? होता है 1 मीटर इतना? अब 1 मीटर, कपड़े की दुकान पे जाओगे मीटर निकालेगा इतना बड़ा, नाप के दे देगा आपको। 1 मीटर इतना बड़ा होता है, और ये है लगभग पौना मीटर। देहाती में बोली तो क्या है, पौना मीटर। तो पौना मीटर कितना होगा? इतना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम मर्क्यूरी इतना भरें तो ये उतना ही प्रेशर लगाएगा, इतना मर्क्यूरी भरें तो ये उतना ही प्रेशर लगाएगा जितना एयर समुद्र के लेवल से लेकर इनफाइनाइट एटमॉस्फेयर तक की जितनी एयर प्रेशर लगा रही है, उतना प्रेशर मर्क्यूरी केवल और केवल इतना लगाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? 0.76 मीटर मर्क्यूरी का प्रेशर उसी के बराबर होगा। कोई जरूरी नहीं कि मर्क्यूरी रखें, हम मर्क्यूरी तो इसलिए लेते हैं क्योंकि मर्क्यूरी की डेंसिटी हाई है ना, तो कम लेना पड़ेगा। हम पानी ले सकते हैं, हम दारू ले सकते हैं, केरोसिन ले सकते हैं, पेट्रोल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। वो हमें क्या लेना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मान लो कि अगर पानी लेते हैं तो क्या होगा? फॉर वाटर रो की वैल्यू क्या होगी? 10³ kg/m³। अब आप जरा देखो, अगर मैं यहाँ पे 10³ रख दूं, है ना, और यहाँ पे तो 10⁵ ही रखना पड़ेगा, प्रेशर है, यहाँ प्रेशर 10⁵ रख दूं, और रो की जगह 10³ रख दूं, और जी टी 10 है, ये एच क्या आ गया 10, बोलो है 10। तो एच की वैल्यू 10, मतलब 10 मीटर पानी उतना ही प्रेशर लगाएगा जितना इनफाइनाइट एटमॉस्फेयर तक एयर। बोलो समझ में आ रहा है? 10 मीटर पानी कितना होता है? यह 3 मंजिला मकान। अगर 3 मंजिला मकान में पानी भर के 1 मीटर स्क्वायर सिलेंडर में, है ना, पानी भर के उतना ही प्रेशर लगेगा जितना एटमॉस्फेयर इनफाइनाइट तक। बोलो समझ में आ रहा है? तो जैसे मैं कह रहा हूं 1 ATM बराबर क्या, तो कहोगे 760 mm ऑफ Hg, 10 मीटर ऑफ वाटर। ऐसे ही दारू का, ऐसे ही हर चीज का हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? मतलब जो लिक्विड भरोगे उसकी हाइट से हो जाएगा। इस पूरी कहानी से क्या कॉन्सेप्ट मिला है कि हम एयर के प्रेशर को, गैस के प्रेशर को लिक्विड के हाइट से मेजर कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज लिक्विड हाइट इन द टर्म ऑफ गैस प्रेशर और एयर प्रेशर। बोलो समझ में आ रहा है? ये नोट कर लो, इसमें जो जो बातें नोट करने का मन करे सब नोट कर लो। ये 760 कहाँ से आया, समझ में आ गया ना? ठीक है, कॉपी कर लो। मर्क्यूरी से ज़्यादा कोई डेंस लिक्विड है नहीं, इसलिए हम लोग मर्क्यूरी ही ले रहे हैं ताकि कम से कम भरना पड़ेगा। अब पानी लिया मैंने, देखो 10 मीटर हो गया। अब इतना बड़ा मशीन लेके कौन चलेगा 10 मीटर का, है ना? दैट्स वाई हम लोग मर्क्यूरी लेते हैं। मर्क्यूरी छोटा सा भी रहेगा, है ना, तो 1 ATM प्रेशर के बराबर प्रेशर नाप लेगा। हम लोग के घर में BP मशीन होता है, उसमें प्रेशर कौन नापता है? मर्क्यूरी तो रहता है ना। तो ब्लड थर्मामीटर में मर्क्यूरी होता है। हाँ, मर्क्यूरी टेम्परेचर बदलने पर वोलेटाइल कम होता है, यानी कि लिक्विड खुद गैस बन गया तो क्या प्रेशर नापेगा वो? भाई आपको किसी गैस का प्रेशर नापना है
और लिक्विड वेपराइज हो गया तो उसका भी तो वेपर आ जाएगा ना, गैस आ जाएगा। इसलिए ऐसा लिक्विड लिया जाता है जो वोलेटाइल कम हो, मतलब गैस खुद ना बने। तो मर्क्यूरी को इसलिए लिया जाता है क्योंकि मर्क्यूरी की डेंसिटी ज़्यादा है, वो वोलेटाइल कम है। मर्क्यूरी सरफेस में स्टिक नहीं करती, नीचे ऊपर जाएगा कहीं चिपकता नहीं है, हाँ स्टिक नहीं करता है। ये सब सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से मर्क्यूरी लेते हैं, अदरवाइज लेने के लिए तो हम कोई भी लिक्विड ले सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आपको आ गया। अब देखिए इस पूरी घटना से ये समझ में हम लोग को आया कि लिक्विड के हाइट को हम प्रेशर मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। तो किसी भी गैस का प्रेशर यूज करना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, बैरोमीटर, है ना, यूज करते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर देखो ये एक ये देखो, इसमें हमने कोई गैस भर ली, ठीक है, और इसमें हमने लिक्विड भर लिया। बोलो बोलो, इसमें लिक्विड मरकरी भर ली। अब जैसे ही ये कॉक मैंने ओपन किया, गैस इधर गई और गैस इस पर प्रेशर लगाई, तो प्रेशर लगाई तो क्या हुआ, इसका हाइट इधर की तरफ से घट गया, इसका हाइट इधर की तरफ से इतना घट गया, और इधर की तरफ से हाइट क्या होगी, उतना ही बढ़ गया। बोलो बोलो, तो बेटा जितना हाइट ये बढ़ी, इधर इधर मार्कर बने होते हैं, स्केल बना होता है, तो जितना हाइट इधर की तरफ बढ़ी वही क्या है, वही है प्रेशर ऑफ द गैस। बोलो समझ में आ रहा है भाई, जितना बढ़ी हम बोलेंगे लिक्विड के टर्म में, मर्क्यूरी इतना बढ़ा, मान लो मर्क्यूरी 10 सेंटीमीटर बढ़ा, हम बोलेंगे प्रेशर ऑफ द गैस इज 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg। बोलो समझ में आ रहा है, 20 बढ़ गया तो क्या बोलोगे, 20 सेंटीमीटर ऑफ Hg। लेकिन ये बात कब बोलोगे, जब इस बैरोमीटर में और कोई गैस नहीं है, केवल और केवल यही गैस है, यानी पहले इस ट्यूब को वैक्यूम क्रिएट करके सारा गैस निकाल लिया जाएगा और तब इसके बाद ये सब मेजरमेंट किया जाएगा। और अगर इसमें थोड़ा सा भी, तो ऐसे बैरोमीटर को हम कहेंगे बैरोमीटर खराब है, रीडिंग गलत दे रहा है, जो आ रहा है वो नहीं कुछ और रीडिंग है ना, कहते हैं मशीन खराब है तो बैरोमीटर यहाँ खराब है। ऐसे बैरोमीटर को फॉल्टी बैरोमीटर कहते हैं, फॉल्टी है, खराब है ना। तो अगर फॉल्टी बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट आता है, फॉल्टी बैरोमीटर, देखिए ध्यान से, जैसे ये एक बैरोमीटर है, यहां पर हमने लिक्विड भर लिया, लिक्विड मर्क्यूरी भर लिया, ठीक है, यहां पर मर्क्यूरी भरा है ये 10 सेंटीमीटर तक, ठीक है। मर्क्यूरी नीचे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पर गैस भरा हुआ है, ठीक है। ऊपर से ओपन है, ऊपर से एयर आ रहा है, एयर आ रहा है तो फॉल्टी हो गया, एयर नहीं आता तो केवल गैस का प्रेशर समझ में आता है ना, ऊपर से एयर आ रहा है। अब हम लोग ऐसे ही इसको उल्टा करके रख दिए, है ना, ये वर्टिकली अपवर्ड है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, क्वेश्चन में ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। यहां पर गैस भर दिया, फिर से 10 सेंटीमीटर, बोलो भाई। अब हम लोग इसको हॉरिजेंटली रख लेते हैं, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर, फिर से वही, यहां गैस भरी हुई है, हम चाहें तो इंक्लाइंड रख सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रहा है। अब इस इंक्लाइनेशन का एंगल देना पड़ेगा इन्हें, मान लो कि 30 डिग्री पे है, 60 डिग्री पर है, जो भी है ना, तो एंगल देना पड़ेगा। इसमें गैस भरी है और इसमें 10 सेंटीमीटर ये भरा हुआ है, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ प्रेशर ऑफ द गैस क्या है, पूछा गया कि बताओ प्रेशर ऑफ गैस क्या है, तो सीधे हम बोलेंगे, है ना, एयर भी ऊपर से प्रेशर लगा रहा है और इसका भी mg नीचे लग रहा है। बोलो, तो गैस क्या कर रहा है, दोनों का प्रेशर बर्दाश्त किए हुए है, तभी तो लिक्विड नीचे नहीं जा रहा है। ये लिक्विड नीचे नहीं जा रहा है क्योंकि जितना प्रेशर ये दोनों लगा रहे हैं, ऊपर से गैस भी, नीचे से उतना ही गैस भी प्रेशर लगा रहा है ना। तो प्रेशर ऑफ गैस क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस बराबर प्रेशर ऑफ एयर प्लस प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी। बोलो मेरे भाई, तो एयर का प्रेशर क्या होगा, सेंटीमीटर में लेना है, और किसके टर्म में लेना है, मर्क्यूरी के टर्म में लेना है, तो कितना हो जाएगा 76 सेंटीमीटर होता है ना,
76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर हो गया। और प्लस कितना, मर्क्यूरी 10 भरा आपने, तो ये कितना हो जाएगा 86। ये नहीं है कुछ, बोलो समझ में आ रहा है? तो प्रेशर ऑफ द गैस क्या हो गया 86। अब क्वेश्चन नंबर बी में देखो, ये गैस का प्रेशर नीचे लग रहा है, इसका नीचे लग रहा है, लेकिन एयर का, ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया है ना। तो गैस का प्रेशर निकालना है हमको, तो क्या करोगे, इस वाले प्रेशर में से ये वाला प्रेशर घटा दोगे। इसका प्रेशर कितना है 76, और ऊपर से कितना लग रहा है 10, तो 76 में से 10 घटा दोगे 66। बोलो समझ में आता है? 76 एयर लगा रहा है और 10 नीचे लग रहा है, तो 76 में 10 कट गया है, जो बचा हो इसका प्रेशर है, तो ये क्या हो जाएगा 66। आ रहा है समझ में? ऐसे ही अब ये देखो, बताओ क्या मर्क्यूरी इधर प्रेशर लगाएगा? अगर इसका कंपोनेंट लोगे तो cos 90 जीरो होता है, अगर इसका कंपोनेंट लोगे तो cos 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो क्या इधर प्रेशर लगाएगा? नहीं लगाएगा, सारा प्रेशर इधर ही लगेगा। यानी इस गैस पर उतना ही प्रेशर होगा जितना एयर का होगा, तो मर्क्यूरी का प्रेशर तो काम ही नहीं कर रहा है ना, 76 ही रह जाएगा। इसमें क्या करोगे, ये देखो ऐसे इंक्लाइंड है, तो क्या करोगे, मर्क्यूरी का प्रेशर mg तो इधर लग रहा है, लेकिन हमें इधर भी कुछ वर्टिकल लगेगा उसका, बोलो बोलो, इधर भी प्रेशर लगेगा परपेंडिकुलर, इसका कंपोनेंट ले लोगे। बोलो, अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 60, तो इसका कंपोनेंट लोगे cos 60। अरे बोलो मेरे भाई, अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 60, तो इसका कंपोनेंट लोगे cos 60। तो क्या करोगे 10 cos 60 जोड़ दोगे 76 में, क्योंकि ये 76 तो लग ही रहा है, साथ में ये भी लग रहा है। आ रहा है समझ में? तो इस तरह के बैरोमीटर को क्या कहते हो, फॉल्टी बैरोमीटर। और अगर कोई और गैस नहीं ट्रैप की हो तो उसको क्या कहते हो, बैरोमीटर। इस पूरी कहानी से कॉन्सेप्ट क्या मिला? कॉन्सेप्ट ये मिला कि हम लोग अगर किसी गैस का मेजर करना हो तो लिक्विड के हाइट से कंपेयर कर सकते हैं। और इस चीज को जनरलाइज कर दो, कहीं यूज करना यूज करो, कुछ जरूरी मर्क्यूरी 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 कर रहे हैं, पानी लो, जो मन करे वो लो, है ना, जनरलाइज कर दो। चलो इसको नोट करो। अब एक सवाल आपको और कराते हैं हम, इसको नोट करो। प्रेशर दिमाग में आया, प्रेशर क्या होता है ना, 1 atm का मतलब क्या होता है समझ में आया आपको, है ना। मर्क्यूरी क्यों लिखते हैं 760 समझ में आया आपको? ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन देखो,
देखो, एक रिवर है ना, एक नदी है, और ये नदी का सरफेस है और ये बॉटम है। ये सरफेस है और ये बॉटम है। और नदी, खून की नदी तो बहानी नहीं है ना। नदी किसकी है? पानी। इसमें वाटर है, तो पानी भरा हुआ है, पानी की नदी है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, एक बॉटम पे एक बबल, एयर बबल आ रहा है। एक यहां पर एयर बबल आया ऐसे, इसका वॉल्यूम V है, लेकिन ये बबल ऊपर पहुंचते 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 ये बहुत बड़ा हो गया और इसका वॉल्यूम हो गया 4V। कितना हो गया? बबल का वॉल्यूम 4 गुना हो गया, या 5 गुना हो गया, 8 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, कुछ भी हो गया। तो आपसे पूछते हैं कि बताओ कि 4 गुना वॉल्यूम होने के लिए इस की गहराई कितनी होनी चाहिए? व्हाट विल बी हाइट ऑफ द रिवर? व्हाट विल बी हाइट ऑफ द रिवर? ये पूछते हैं आपसे कि बताओ हाइट ऑफ द रिवर क्या हो। बोलो, समझ में आ रहा है? रिवर की गहराई कितनी होनी चाहिए सरफेस से बॉटम तक, है ना। जहां से बबल उठा है और जहां तक रेज हुआ है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, हाइट क्या होगा। तो कैसे करेंगे? हम लोग को पता है कि पढ़ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, पढ़ रहे हैं गैसेस स्टेट, यानी गैस लॉ लगेगा। और गैस लॉ पानी के लिए लगता है, गैस के लगता है। और गैस है कौन? एयर बबल। तो हम लोग क्या करेंगे, गैस लॉ लगाते हैं, प्रेशर को पानी के रूप में लिख देंगे। जो 1 atm है वो पानी के फॉर्म में लिख देंगे, इसे मरकरी के फॉर्म में लिखते हैं। और 1 atm बराबर 10 मीटर पहले से पढ़ा हुआ है हम लोग को। तो बस काम करते हैं। तो बताओ, बोलो, यहां पे जो प्रेशर होगा सरफेस पे, नहीं बॉटम पे, इसको पी भी कह लें। और यहां पे जो प्रेशर होगा, बोलो यहां पर प्रेशर कितना ज्यादा होगा? यहां पर प्रेशर जितना, यहां पर प्रेशर उतना तो होगा ही, साथ में पानी जो h हाइट है उसका प्रेशर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर है कहां पे, बॉटम पे, वो सरफेस वाले प्रेशर में h जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते सर हाइट तो अलग यूनिट होता है। अरे भाई, इसको भी हाइट वाले यूनिट में ही ले लेंगे। अब बताओ यहां पर प्रेशर का यूनिट कितना होगा? 1 atm प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर में, और 1 atm को पानी के टर्म में क्या बोलते हैं? 10 मीटर। तो यहां पे जो प्रेशर इट इज व्हाट? 1 atm, इट इज इक्वल टू 10 मीटर। बोलो, समझ में आता है? अब हम लोग को ये पता करना है कि यहां पर वॉल्यूम V था, यहां पर वॉल्यूम PV है, तो कैसे हम लगाते हैं इक्वेशन, है ना। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? P1 V1 बराबर P2 V2 कहता है। ये प्रेशर कौन सा है? ये सरफेस वाला प्रेशर है, ठीक है। कोई भी, किसी को P1 मान लो, जिसको मानना चाहते हो। चलो, ये सरफेस वाला प्रेशर हो गया। सरफेस पे वॉल्यूम कितना है? 4। बोलो मेरे भाई। और ये बॉटम वाला प्रेशर हो गया, बॉटम पे वॉल्यूम कितना है? V। चलेगा? तो अब यहां पर क्या समझ में आया? V काट दो, तो तुम्हें क्या समझ आया? PV बराबर 4PS। PV बराबर 4PS। तो अब देखो ये क्या हो गया, बोलो बोलो बोलो। PV की जगह क्या रख दें हम लोग? 4PS। यहां पे रख दिया मैंने 4PS बराबर PS प्लस H बराबर क्या आ गया बेटा? 5 कैसे आया? PS इधर माइनस हुआ ना, तो 3PS आया। अब PS कितना होता है? सरफेस पे प्रेशर कितना होता है? 1 atm, और 1 atm कितना होता है? तो हाइट कितना हो गया? 3 × 10, तो 30 मीटर गहराई होगी पानी की। बोलो, समझ में आ रहा है? अगर एयर बबल चाहते हो कि जो बॉटम पे उठा सरफेस पे आते आते चौगुना हो जाए, तो कितना चाहिए? 30। अब एक ओरली कर लो। अगर कहता है 5 गुना हो जाए तो 40। V और 4V और V का डिफरेंस 3V। 3 गुना करना है तो 30, 4 गुना करना है तो 40, मतलब 4 गुना करना है तो 30, 5 गुना करना है तो 40। बस समझ में आ गया? इन दोनों का डिफरेंस करो, है ना, और जो डिफरेंस आ रहा है उसी में h से मिला दो, मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म हो जाएगा। बोलो, समझ में आ गया कि नहीं? अब कोई 9 गुना कहेगा तो 80। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? इस तरह से हम लोग को इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से सॉल्व इसलिए हो गया है क्योंकि लिक्विड के प्रेशर को हम लोगों ने, सॉरी, गैस के प्रेशर को लिक्विड के हाइट से कंपेयर कर लिया, और लिक्विड के हाइट मतलब वाटर से कंपेयर कर लिया। समझ में आ रहा है? चलो।
आगे देखो, आगे है चार्ल्स लॉ एंड गे-लुजैक लॉ, है ना। दो लॉ एक साथ समझिए। इधर मैं लिखता हूं चार्ल्स लॉ और इधर लिखता हूं मैं गे-लुजैक लॉ, ठीक है। गे-लुजैक लॉ एंड चार्ल्स लॉ। देखो, एट कांस्टेंट P एंड N, अगर नंबर ऑफ मोल और प्रेशर कांस्टेंट कर दें तो बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है गैस का, घटता है? बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सपैंड करेगा, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लेकिन टेम्परेचर एब्सोल्यूट स्केल में होना चाहिए। एब्सोल्यूट स्केल क्या होता है? केल्विन, है ना। ध्यान रखना है T इन केल्विन, T इन केल्विन। अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है V अपॉन T बराबर K, बोलो भाई, और लिखा जा सकता है V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? बोलो। अब गे-लुजैक लॉ, अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम कर दें, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड N, अरे तुम लोग कांस्टेंट प्रेशर समझते हो कि नहीं? क्या कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि जैसे सिलेंडर है, वॉल्यूम कांस्टेंट कहोगे तो ढक्कन बंद कर दो, ढक्कन एकदम पैक कर दो, अब एकदम वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। और प्रेशर कांस्टेंट का मतलब यहां पर एक पिस्टन लगा दो, और जब पिस्टन लगा दोगे और ये पिस्टन की जो ये जो वॉल है यहां पर फ्रिक्शनलेस होगा, तो जितना प्रेशर बढ़ रहा है, कांस्टेंट प्रेशर मतलब क्या है? वॉल्यूम बढ़ाना है बढ़ा लो, लेकिन ये ऊपर चला जाएगा नीचे चला जाएगा, प्रेशर इसमें चेंज। अगर तुमने कांस्टेंट कर दिया तो प्रेशर बढ़ेगा, समझ में आ रहा है? कांस्टेंट कर दिया किसी चीज को तो प्रेशर बढ़ेगा ना, फिर अंदर से टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो गैस के मॉलिक्यूल जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बहुत तेज से भागेंगे, और भागेंगे तो क्या करेंगे? कंटेनर के वॉल पे कोलिजन करेंगे, और कंटेनर के वॉल पे जो प्रेशर लगाते हैं वही गैस का प्रेशर कहलाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर भी बढ़ेगा क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल जाके वॉल पे टकराएंगे। तो जब भी कांस्टेंट प्रेशर की बात की जाए तो तुम समझना कि ये जो है पिस्टन फ्री लगा दिया गया, जैसे ऊपर नीचे जा रहा है प्रेशर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है? यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डब्बा बंद है एकदम टाइटली, और यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर डब्बा एकदम खुला है, ऊपर नीचे खुला मतलब ऐसे नहीं खुला है, पिस्टन लगा हुआ है ऊपर नीचे, तो प्रेशर ही नहीं आएगा, है ना। अब यहाँ पर बेटा सेम P/T इज इक्वल्स टू K, P1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। बोलो समझ में आ रहा है? पक्का? अब ग्राफ ड्रॉ करें थोड़ा। देखो, अगर ग्राफ कोई ड्रॉ करता है V और T का, यहाँ V और AT है, स्ट्रेट लाइन, है ना। यहाँ पर भी ग्राफ एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर V और T का ग्राफ जब लिए हो तो प्रेशर क्या है, और अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो इसको कहते हैं आइसो बार। बार मतलब प्रेशर, है ना। ये बार क्या है? यूनिट ऑफ प्रेशर है, 1 atm बराबर इतना बार अभी पढ़ा हम लोगों ने, तो इसको आइसो बार कहते हैं। सिमिलरली अगर ग्राफ P और T में ड्रॉ करते हो तो यहाँ पर क्या होगा? फिर से वही स्ट्रेट लाइन, क्योंकि P और T क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम, और वॉल्यूम को क्या कहते हो? कोर, इसलिए इसको कहोगे आइसोकोरिक। क्या कहोगे? आइसोकोरिक ग्राफ, है ना। इसको आइसोकोर कहोगे, इसको आइसो बार कहोगे, और इसके पहले आइसोथर्म कहे थे आप। बोलो समझ में आ रहा है? अब अगर मान लो कि इसका प्रेशर P1 है और एक ग्राफ ऐसे बन गया P2, एक ग्राफ ऐसे बन गया P3, और कोई कहता है कि भाई इसमें क्या ऑर्डर होगा, तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। क्या करो? वॉल्यूम ऐसे ले लो, लाइन खींच दो, बोलो। अब ये वाला लॉ लगा दो उल्टा, है ना। वॉल्यूम कांस्टेंट तो वही लॉ लगेगा। अब बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर ज्यादा होता है कि टेम्परेचर घटाने पर? बढ़ाने पर ज्यादा होता है। इसका मतलब कि जो ज्यादा टेम्परेचर वाला प्रेशर है वो ज्यादा है, कम टेम्परेचर वाला प्रेशर कम है, और कम वाला और कम है। तो सबसे अधिक कौन सा हो गया? P2, देन P1, देन P3। अगली P1 बीच में है तो कंफ्यूज मत होना, है ना। ये P1 है, ये P2 है, P3 है, तो ऐसे हम लोग लगाएंगे। सिमिलरली वहां पर भी अगर आइसोकोर है, अगर मान लो ये V1 है, ये V2 है, V3 है, बोलो बोलो, तो अब सेम यहां पर ये वाला लगा दो। यहां पर क्या करोगे? प्रेशर कांस्टेंट करोगे, तो क्या होता है आप जानते हो ना, टेम्परेचर
टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, हाँ, तो ये वाला ज़्यादा वॉल्यूम, ज़्यादा टेम्परेचर इसी पे आ रहा है, ए V3 इज मोर देन, मतलब जो एक्स एक्सिस के करीब होगा वो ज़्यादा होगा। आ रहा है समझ में? अब कोई भी ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लेते जाओ, है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हम लोग को, चलिए नोट कर लीजिए। अभी हम लोग लॉस पढ़ ले रहे हैं, तो क्वेश्चन सारा एक साथ लगाएंगे, न्यूमेरिकल्स, है ना, क्योंकि अभी शीट दिया नहीं मैंने आपको, तो शीट के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब लोग। ये हाँ 4 लॉ है ना, 3 हुआ, अब अगला लॉ है अवोगाद्रोस लॉ। ठीक है, ठीक है, ये सेकेंड लॉ हो गया। ये कौन सा लॉ है, थर्ड लॉ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ लॉ इज अवोगाद्रोस लॉ। लिखिए अवोगाद्रोस लॉ, फोर्थ लॉ इज अवोगाद्रोस लॉ, अवोगाद्रोस लॉ। ठीक है, ये लॉ क्या कहता है, देखो भाई, ये लॉ ये कहता है, हम लोग पढ़े थे मोल कॉन्सेप्ट में, कि कोई भी गैस होगी उसके 1 मोल गैस का वॉल्यूम STP या NTP पर 22.4 लीटर ही होगा। तो 2 मोल का है 2 गुना, 3 मोल का है 3 गुना, यानी जितना मोल बढ़ेगा उतना वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अवोगाद्रोस लॉ क्या कहता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। बोलो बोलो, अवोगाद्रोस लॉ क्या कहता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, यानी V इज इक्वल टू KN। अब ये सारे लॉ को हम मिला दें, जरा देखो, इधर देखो, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T था कि नहीं, और PV क्या था, कांस्टेंट, और VVT था, अरे बोलो, और V डायरेक्टली टू N था, बोलो, और इनको अगर हम बराबर करेंगे प्रोपोर्शनलिटी को तो कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट क्या है R। अब इसी को थोड़ा सीधा लिख दे, PV इज इक्वल टू NRT। बोलो समझ में आया? इन सारे लॉ को मिलाए तो एक नया लॉ बन गया ना, PV इज इक्वल टू N। ये देखो सारे लॉ को सेटिस्फाई है, P T के प्रोपोर्शनल, V T के प्रोपोर्शनल, है ना, और V N के प्रोपोर्शनल, और R तो कांस्टेंट है बराबर करने के लिए। समझ में आ रहा है? व्हाट इज R? R इज गैस कांस्टेंट, R इज, है ना। अब गैस कांस्टेंट R को कैसे डिफाइन करेंगे, IIT-JEE का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ R समझिए, है ना, कैसे समझेंगे भाई, R इज इक्वल टू क्या होता है, PB अपॉन NT। R इज इक्वल टू क्या होगा, PB अपॉन NT। P का यूनिट क्या है बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। मोल तो अपने आप में यूनिट है, मोल। मान लो 1 मोल गैस ले लें हम, है ना, और 1 केल्विन टेम्परेचर पे ले लें, तो ये और ये काट दो, तो क्या बचा, न्यूटन इंटू मीटर। क्या बचा, न्यूटन इंटू मीटर। और आप लोग जानते हो फोर्स को अगर मीटर से माने दूरी से मल्टीप्लाई करोगे तो इसी को क्या कहते हो, एनर्जी।
कहते हो कि नहीं? तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि आर क्या है। अगर कोई पूछता है आर क्या है तो आप बोलोगे कि आर 1 मोल गैस के द्वारा, ध्यान सुनो, 1 मोल गैस के द्वारा 1 केल्विन टेम्परेचर पर जो एनर्जी है गैस की, या जो गैस के मॉलिक्यूल का जो वर्क डन है, वर्क डन क्या एनर्जी है, तो जो वर्क डन है गैस के मॉलिक्यूल द्वारा 1 मोल गैस के द्वारा 1 केल्विन टेम्परेचर पर, वही आर है। समझ में आ गया? आर का सिग्निफिकेंस, आर क्या है? एनर्जी को बताता है, आर वर्क डन को बताता है, आर वेलोसिटी को नहीं बताता, आर प्रेशर नहीं बताता, आर वॉल्यूम नहीं बताता, आर एनर्जी बताता है। क्लियर? नोट कर लो। ठीक है? ठीक है? अब बात करते हैं आर के वैल्यूज की, है ना, वैल्यू ऑफ आर। चलो बेटा, सबसे पहले देखो, अगर आर की वैल्यू इस यूनिट में आएगा तो ध्यान दो, आर की वैल्यू अगर इस यूनिट में आएगा तो ये यूनिट क्या बताता है? एनर्जी। अगर कभी भी आपको एनर्जी कैलकुलेट करना हो या वेलोसिटी, क्योंकि आप जानते हो कि एनर्जी और वेलोसिटी में सेम यूनिट यूज होता है, वेलोसिटी की यूनिट अलग है लेकिन हाफ एम बी स्क्वायर उसमें लगता है ना एनर्जी में भी, तो आप ऐसे बोलोगे जब एनर्जी और वेलोसिटी कैलकुलेशन करना हो तब हम लोग आर की वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में प्रेशर को लेके करेंगे। और रखो आर की वैल्यू, देखो हम लोग पी की वैल्यू रखेंगे 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एनर्जी का मामला है। वॉल्यूम 1 मोल गैस का 22.4 लीटर, गैस 1 मोल ले रहे हैं, गैस N1 है, और टेम्परेचर 273 केल्विन है। तो बेटा इसको काटोगे, है ना, इसको काटोगे तो आएगा 0.083। समझ में आता है? इधर देखो जी, अब इसको अगर तुम 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से, इसमें 100 निकाल लो, 8.3 इंटू 10⁻3, 8.3 इंटू 10⁻3 को किलो में कह दो तो ये क्या हो जाएगा? 8.3 किलो जूल। बोला समझ में आता है? तो आर की वैल्यू अगर एनर्जी निकालना होगा तो किलो जूल में ये वाला लिख लेना है, और अगर तुमको एनर्जी नहीं कैलोरी में लिखना है, एनर्जी को जूल में नहीं कैलोरी में लिखना है, तो तुम लोग जानते होगे 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है, क्योंकि कैलोरी सबसे बड़ा यूनिट होता है। तो 1 कैलोरी में अगर जूल को 4 गुना करोगे तब 1 कैलोरी बराबर होगा, 4.18 टाइम्स करोगे तब होगा। तो अगर हम लोग 4.18 से डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा? अब 4 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा? लगभग 2। तो क्या बोलोगे? = 2 कैलोरी। याद रखना, अगर तुम्हारे किसी भी क्वेश्चन के न्यूमेरिकल में अगर एनर्जी आ जाए और आंसर कैलोरी में हो तब आर की वैल्यू ये यूज करना, आंसर किलो जूल में है तो ये यूज करना। कोई तकलीफ है तो बोलो बोलो बोलो। अब ये किलो जूल है तो किलो कैलोरी होगा, ऑब्वियस है यार, है ना। अब बात करते हैं, पहला तो हो गया, अब दूसरा देखो, अगर हम लोग आर निकालने के लिए पी की वैल्यू एटीएम में लेते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेते हैं, एटीएम में लेते हैं, तो प्रेशर मान लो हमने 1 एटीएम लिया, है ना, वॉल्यूम तो वही होगा 1 मोल गैस का, और टेम्परेचर यही लिया। इसको बेटा सॉल्व करोगे तो यही चीज आएगा ना, 0.083 0.082 यही आएगा। इसको हम लोग 0.082 या न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको 1/12 भी लिख लेते हैं, क्योंकि इसको 12 से मल्टीप्लाई करो तो लगभग यही आता है। ठीक है, तो बताओ ये आर की वैल्यू कब यूज करोगे? जब भी पीवी = एनआरटी लगाना हो तो ये वाला यूज करो, क्योंकि प्रेशर वहां एटीएम रहेगा। लेकिन अगर तुमको एनर्जी निकालना हो तो फिर ये यूज करो, पीवी = एनआरटी जहां भी आएगा वहां आर की ये वैल्यू यूज करो। ठीक है, और पीवी = एनआरटी नहीं है, एनर्जी निकालना है, कहीं कुछ करना है, तब आर की वैल्यू वही यूज करो। समझ में आ गया?
तो ध्यान रखना आर की ये वैल्यू हमेशा एनर्जी और वेलोसिटी कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, और ये वाली वैल्यू पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते समय यूज करते हैं। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में प्रेशर कभी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेते नहीं, एटीएम में लेते हैं। चलो नोट कर लो। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिख लो, R is defined as R is defined as work done by 1 mole gas at 1 Kelvin temperature. At 1 Kelvin temperature. 1 mole gas at 1 Kelvin temperature. ठीक है भाई, बोलो। अब एक फॉर्मूला और मिल जाएगा हम लोग को। देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी में अगर एन की वैल्यू लिखा जाए, मोल कैसे आता है भाई? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से आता है। अच्छा, अगर ये वॉल्यूम नीचे गिरा दो, तो अगर हम नीचे गिरा दें वॉल्यूम को, तो W अपॉन वी एम आर टी, वी नीचे गिरा दिया मैंने। अब वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होता है। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया? डेंसिटी अपॉन एम आर टी। बोलो बोलो, है ना? तो डेंसिटी क्या हो गया? PM अपॉन आर टी। अरे बोलो भाई, डेंसिटी क्या हो गया? तो एक फॉर्मूला डेंसिटी निकालने का मिल गया हम लोग को, यानी दो गैसेज की डेंसिटी उसके मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अगर P और T कांस्टेंट है तो, क्योंकि R तो कांस्टेंट होता ही होता है। समझ में आ रहा है? नोट कर लो। तो डेंसिटी ऑफ गैस निकालने का फॉर्मूला भी मिल गया PM/RT। तो अब जितने फॉर्मूले मिले हैं पहले उसके न्यूमेरिकल कल लगवाएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। कॉपी कर लो।